Hello everyone, this is Dr. Saud. आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट लेसन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जो बायोलॉजी के सेक्शन में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर विल ओपन some different kind of the dimension in your medical entrance. आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा. मेरी एक रिक्वेस्ट, ज़रूर कोशिश करें, नोट्स क्रिएट करें अपने सेल्फ रिटन नोट्स के साथ. अपने प्रैक्टिस सेशन को ज़्यादा बढ़ाएं. यू विल गेट more and more benefit out of these things. All right, so we will start with a very important definition which is very common, that is about health. जैसा कि स्टूडेंट आप सब लोग जानते हैं, हेल्थ हमारे लिए एक काफ़ी कॉमन वर्ड है जो हम लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन के अंदर. और ये वर्ड हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ हमारी स्टडीज से ही नहीं है, ये हमारे पर्सनल अपने पर्पस से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नॉर्मली हेल्थ वी डिफाइन, हम अच्छे दिखते हैं, हम अच्छे से चल पाते हैं, खा पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं. बट हेल्थ इज समथिंग मोर देन दैट. इफ यू विल सी एज पर दी WHO डेफिनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारी एक पूरी दुनिया के सभी नेशंस ने मिलकर UNO के सुपरविजन में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की हुई है. और ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे काम करती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ के 3 एट्रीब्यूट्स हैं. स्टूडेंट्स, आप सब लोग ध्यान रखें. अगर आप हेल्थ को डिफाइन करेंगे तो दिस इज वेरी सिंपली अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, बट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर शुड बी फिजिकल हेल्थ. मीन्स एक इंसान फिजिकली पूरी तरह से फिट हो, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह से वॉक करता हो, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह से सोता हो, चलता हो, दौड़ता हो, सारी एक्टिविटीज उसकी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह से हो. वो फिजिकल हेल्थ को शो करने वाले सारे पैरामीटर होते हैं. वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस सिस्टम उसकी बॉडी के इफ आर एबल टू परफॉर्म वेल, so means that he's physically fit or he's physically healthy. The second is the mental health. As you know, that is very important criteria. Normally it is not visible, लेकिन ये महसूस की जा सकती है. इंसान की एक मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल अलर्टनेस, उसकी हाजिर जवाबी, उसका बात करने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, ये सब उसके मेंटल हेल्थ के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस. नॉर्मली आप लोग भी जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस में आने के बाद कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, नाराज़ होना, अपसेट हो जाना. दीज ऑल आर bad signs. They are indicating mental health is not good. Mental health means there should be some peace and some balance in your thinking. And the third one is the social health. इस एट्रीब्यूट के बारे में बहुत ही कम बात की जाती है. What does it mean? Social health means आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, फॉर एग्जांपल गुड अर्निंग, गुड फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीन प्लेस फॉर लिविंग, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग, ये सारे एट्रीब्यूट्स अगर आपके बेटर हैं तो आप डेफिनेटली सोशली काफ़ी हेल्दी हैं. अभी रिसेंटली एक 4th डायमेंशन ऑफ हेल्थ भी डिस्कस किया जाता है, एंड दैट इज़ द स्पिरिचुअल हेल्थ. स्पिरिचुअल हेल्थ मीन्स ये अभी डेवलप हो रहा है. आप अगर देखेंगे स्पिरिचुअली, आप थॉट के हिसाब से काफ़ी बैलेंस होने चाहिए. स्पिरिचुअल हेल्थ. सो दीज 4 or 3 एट्रीब्यूट्स, यू कैन कीप 3 ऑल ऑफ देम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चौथा तो अभी लेटेस्ट है जो जोड़ा जा रहा है. इसी को हम मिलाकर हेल्थ के अंदर इस्तेमाल करते हैं. तो हेल्थ इज समथिंग लाइक दैट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि हेल्थ का मतलब क्या है. तो WHO की ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप सब लोग याद रखें. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तीनों चीजें एक साथ हों तभी हम हेल्थ कह सकते हैं.
डेफिनेटली अगर हेल्थ है तो स्टूडेंट ये समहाउ अफेक्टेड भी हो सकती है। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को असर डाल सकते हैं, इनके बारे में सीखना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आप इन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो आप इनको बेटर बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, जेनेटिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जेनेटिक फैक्टर मींस व्हाट काइंड ऑफ डीएनए कैरेक्टर्स वी आर कैरिंग फ्रॉम आवर फैमिली। हमारे पेरेंट्स, फादर फोर से हमें कौन से जीन्स मिले हैं, वो हमारी हेल्थ के ऊपर काफी असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के किसी के जेनेटिक डिसऑर्डर से उसकी फैमिली में चलते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो हेल्थ है वो अफेक्टेड होने के रिस्क बहुत ज्यादा हैं। एंड द सेकेंड वन इज द इन्फेक्शंस, ऑर्गेनिजम्स विच आर आउटसाइड द बॉडी, जब ये इन्वेड करते हैं हमारी बॉडी में, देन दे कॉज सम डिजीजेस इन अस। एंड द मोस्ट important, which is most critical also, that is our lifestyle. So students, as you know, this our lifestyle is the major factor now these days. इसकी वजह से हमें काफ़ी ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ जीने वाले लोगों को डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और भी ऐसे डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ता जाता है। इफ यू हैव मोर नाइट लाइफ, आई मीन दैट आपका स्लीप पैटर्न बराबर नहीं है, तो आपके काफी सारे दूसरे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एज यू नो, आपके लाइफस्टाइल का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपकी हेल्थ के ऊपर रहता है। बट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज दैट ये चीजें तो आज हमारे साथ जुड़ी ही हैं, तो हम किस तरीके से गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। तो गुड हेल्थ अचीव करने के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट स्टूडेंट रहती है, वो आप अगर गौर करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। गुड हेल्थ फैक्टर्स, आपको एक गुड हेल्थ अचीव करने के लिए जो फैक्टर्स पे ध्यान रखना है, उनमें स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान रखें हाइजीनिक बैलेंस डाइट। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। आपकी जो एक डाइट है वो काफी हाइजीनिक, साथ ही साथ बैलेंस होनी चाहिए। एज यू नो दैट हमारी डाइट ही हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे मैकेनिज्म को, एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को कैरी ऑन करती है। अगर वो हमारी गड़बड़ है तो डेफिनेटली हम उससे अफेक्टेड हो सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पैदा हो सकती है। द सेकेंड थिंग इज द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। एज वी नो दैट water is the base of the life, so clean drinking water, that is the second requirement. If you want to बी हेल्दी, आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन विच इज वेरी क्रिटिकल, आप रेगुलर अपनी बॉडी क्लीन करते हो। एंड कम्युनिटी हाइजीन मीन्स आप अपनी सराउंडिंग का, पब्लिकली अपने हाइजीन का ख्याल भी रखते हो। ये दोनों ही हाइजीन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही सपोर्टिव हैं, दे आर वेरी क्रूशियल। एंड द फोर्थ कैरेक्टर, आई मीन द फैक्टर, इज द रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, यू नो वेल दैट फिजिकली आपको अच्छा होने के लिए, अपने मसल्स एंड जॉइंट्स को सपल एंड एक्टिव रखने के लिए अच्छी क्वांटिटी में एक्सरसाइज करने की आदत होनी चाहिए। एंड द फिफ्थ थिंग इज द नॉलेज अबाउट द डिजीजेस। एज यू नो, these days many new infections are coming in scenario, so knowledge of these diseases are very important. हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनके कॉज क्या हैं, इनको कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर दी वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर देम, what are the other factors by which we can control them. So these are also important. And if you know about the disease, so surely आपका अगला टास्क यही रहना चाहिए कि अगर हम उसके अगेंस्ट में इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, वैक्सीन्स ले सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर लें। तो इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग अ वेरी फेमस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सिंस लॉन्ग। चाइल्डहुड से ही बच्चों को बहुत अर्ली एज से हम उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले वैक्सीन्स देना शुरू कर देते हैं, बीसीजी, एमएमआर, इस टाइप के वैक्सीन सभी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट कीपिंग योर सराउंडिंग क्लियर, सो श्योरली आपकी हेल्थ अच्छे रहने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं।
सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए, गार्बेज को एक जगह डिस्पोज करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, and out of them many diseases are spreading by the vectors like mosquito, flies and other kind of the organisms, so we need to control the vectors. So vectors control is also one of the most important factor in the control of the diseases, I mean to achieve the good health, right? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इनके बाद हमारा जो अगला टास्क होना चाहिए वो जानने के लिए सिलेबस के हिसाब से हम डिजीज और हेल्थ को डिफरेंशिएट करें। तो डिजीज वर्ड एक काफी कॉमन वर्ड है, ऑलमोस्ट हम सभी इससे कभी ना कभी कांटेक्ट में आते हैं, किसी ना किसी टाइप की डिजीजेस या इन्फेक्शंस या छोटे मोटे कोई बीमारियां हमारी जिंदगी में जुड़ती रहती हैं। सो एज यू नो डिजीज की डेफिनेशन अगर आप इसको नेम के हिसाब से जाते हैं, स्पेलिंग्स के हिसाब से, तो डिस्टर्ब्ड डिजीज, डिस्टर्ब्ड इज गिविंग यू दैट लेटर पार्ट ऑफ द वर्ड डिस एंड ईज, व्हेन योर ईज विल गेट डिस्टर्ब, जब आपका ईज है, जो आपका कंफर्ट जोन है, वो आपके कंट्रोल से बाहर होने लगता है, आप डिस्टर्ब होने लगते हैं, तब आप उसको डिजीज के नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली इफ समवन इज हैविंग डिजीज तो उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस की जाए तो आसानी से पहचाना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्लीप पैटर्न, एंड स्लीप पैटर्न रेगुलरली अगर डिस्टर्ब हो जाए एंड नॉट इन कंट्रोल of our efforts, so surely we need some medical assistance. It means some disease. This is a kind of a symptoms. Disease को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ सिम्टम्स अवेलेबल होता है। सभी लोग जानते होंगे सिम्टम्स हमारी किसी भी बीमारी के उन लक्षणों को कहते हैं जिनके थ्रू हम उस बीमारी को पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज सफरिंग with cholera. Cholera is a disease, an infectious disease caused by Vibrio cholerae, a very famous microorganism. अगर इस कॉलेरा के सफरिंग पेशेंट को अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आपको उसके नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको वोमिटिंग होगी, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स, राइट। वोमिटिंग के साथ साथ देयर विल बी पेन इन एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन, राइट। दिस इज ऑल्सो ए सिम्टम, ये भी एक लक्षण है इस बीमारी का। इसके अलावा बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो सकता है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, क्रैम्पिंग्स हो सकती हैं। सो देर आर सो मेनी काइंड ऑफ सिम्टम जो आपको आगे मेडिकल साइंस के जब आप स्टूडेंट बनेंगे तो ये सब देखने को मिलेंगे कि डिहाइड्रेशन भी इसका एक सिम्टम है, पानी की कमी, एटसेट्रा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए ये सिर्फ एक कॉलेरा और तीन मैंने इंपॉर्टेंट उसके सिम्टम्स बताए हैं। अदरवाइज अभी डिजीजेस के सेक्शन में हम डिटेल में आगे भी स्टडी करने वाले हैं। बट द पॉइंट इज दैट डिजीज के कॉज की तरफ अगर जाएंगे तो वो जानना काफी जरूरी है कि डिजीज किस कारण से हमारे शरीर में पैदा होती है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखें, किसी भी बीमारी को पैदा करने के लिए डिजीज एजेंट्स होने चाहिए, डिजीज एजेंट्स, राइट, डिजीज एजेंट्स। सो व्हाट आर द डिजीज एजेंट्स? वो सभी चीजें जो डिजीज को पैदा करने की वजह बनती है, राइट। ये एजेंट्स की अगर आप लिस्ट बनाएं तो आप इनकी 6 कैटेगरीज बना सकते हैं। देर आर 6 कैटेगरीज जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, आप उनको उसमें रख सकते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन जो सबसे पहले आप इस लिस्ट में रख सकते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल एजेंट्स। सभी लोग जानते हैं बायोलॉजिकल वर्ड बिलोंग्स टू द लाइफ। सभी वो कारण जो आपके चारों ओर मौजूद हैं, बीमार डालने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको आप बायोलॉजिकल एजेंट्स में गिन सकते हैं। नॉर्मली ये बायोलॉजिकल एजेंट्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम इनके लिए एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पैथोजेंस, राइट, पैथोजेंस। याद रखें, पैथो मीन्स डिजीज and gens means generator. Disease causing organisms are called pathogens. Not all pathogens, not all organisms are pathogens, but most of them are pathogens. Beside that, the second important disease causing agent is the nutrients agents. This is the second category. All right.
न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स, व्हाट आर दी न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स? वो एजेंट्स जो हमारे डाइट से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बोहाइड्रेट अगर इनफ कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिसऑर्डर्स हैं उससे सफर कर सकते हैं। हमारी डाइट के अंदर कोई स्पेसिफिक विटामिन की डेफिशिएंसी है, कमी है, रेगुलर कमी है, तो श्योरली आने वाले टाइम में हमें वो एक डेफिशिएंसी के रूप में नजर आ सकती है। देन देर आर थर्ड कैटेगरी विच आर द केमिकल एजेंट्स। Chemical agents. Chemical agents are those things which we are taking from outside. केमिकल्स हैं हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं। ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं, ये केमिकल हमारे बॉडी के बाहर से भी आ सकते हैं। तो इनकी दो कैटेगरी फर्दर हो जाती है स्टूडेंट्स। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं एंडोजेनस, ऑलराइट। सभी लोग जानते हैं एंडो वर्ड बिलोंग्स टू द इनसाइड, सो वो केमिकल एजेंट जो हमारी बॉडी में अंदर ही प्रोड्यूस हुए हैं। एंड सेकंड आर दी एक्सोजीनस, ऑलराइट। एक्सोजीनस आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हमारे फ्रूट्स के साथ, हमारे खाने के साथ हमारी डाइट में चले जाते हैं, दे आर एक्सोजीनस। Endogenous, for example, uric acid formed inside a chemical agent, and deposition of that can cause some problems in joints, etc. तो वो एक एंडोजिनस सब्सटेंस है, एंडोजिनस केमिकल है जो अंदर ही अंदर पैदा हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ फिजिकल एजेंट्स भी हैं जो हमको बीमार डाल सकते हैं। ये फिजिकल एजेंट फिजिकली हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हीट। एक्सेसिव हीट में यू नो वेल हीट स्ट्रोक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा कोल्ड में चले जाएं तो हमको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, सर्दी से होने वाली कुछ ऐसी तकलीफें हैं जो लोगों को हो जाती हैं। मीन्स दीज आर द फिजिकल एजेंट्स। द फिफ्थ कैटेगरी इज मैकेनिकल एजेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स कोई ना कोई मैकेनिकल इफेक्ट डालकर हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगातार एक जगह फ्रिक्शन एक स्किन के ऊपर किसी वजह से होता रहे, सो श्योरली दैट प्लेस विल गेट मोर टेंडर, मोर सोर एंड मोर पेनफुल। रेडनेस, ईचिंग, ये सारे सिम्टम्स वहां हो सकते हैं। तो दिस मैकेनिकल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल। मीन्स बाहर से होने वाली कोई फ्रिक्शन है, कोई प्रेशर है, ये सब मैकेनिकल एजेंट में काउंट किए जाते हैं। देन द सिक्स्थ कैटेगरी आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक एजेंट्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं, ये डिसऑर्डर्स हमारे जीन्स और डीएनए से रेलेवेंट हैं, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलते हैं। ये सारे 6 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये 6 कैटेगरीज आप हमेशा इनको याद रखें। 6 कैटेगरीज हमें बीमार डालने के लिए जिम्मेदार कैटेगरीज हैं चीजों की। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एजेंट्स हो सकते हैं जो इन शायद किसी कैटेगरी के बाहर से होते हो, काफी लिटिल नोन एजेंट्स होंगे वो, और उनके द्वारा होने वाली जो डिसीजेज हैं वो भी काफी कम ही है, ज्यादा नहीं है, काफी कमी के साथ ही होते हैं, जिनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास जो ब्रॉडली है वो 6 कैटेगरीज हैं जो हमने यहाँ पर आप लोगों को बताई हैं, राइट। सो after going through this, now we are moving towards the diseased detailed discussion that is known as classification of the disease. All right. So next topic is about the classification of diseases. जितने भी टाइप के आपके डिजीजेज हैं उनको आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, दिस इज द पॉइंट वी आर टेकिंग नाउ, राइट। होप आप लोगों को ये कंटेंट सीधे स्ट्रेट समझ में आ पा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीजेस करने के लिए ब्रॉडली हम डिजीजेस को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, राइट। ये 2 डिजीजेस की जो कैटेगरीज हैं ब्रॉडली, इनमें स्टूडेंट नंबर 1 पे आप रख सकते हैं कंजेनाइटल डिजीजेस, congenital diseases, okay, and the second are the acquired diseases. Acquired diseases. So let me
एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट आर दीज। स्टूडेंट, कंजेनाइटल डिजीजेस का जो रिलेशन है वो हमारे जेनेटिक गड़बड़ी से है। वो सारी बीमारियां, दोज डिजीजेस जो हमको जीन्स की फॉर्म में मिली हैं, फ्रॉम फोर फादर्स एंड फादर्स मिली हैं, हमारी प्रीवियस जनरेशन से हम तक कैरी फॉरवर्ड हो गई हैं। ऐसी बीमारियां हमारे अपने किसी रीजंस पे डिपेंड नहीं करती, चाहे हमारा लाइफस्टाइल कैसा था, डजेंट मैटर, हम जिंदगी कैसे जी रहे थे, हम कैसा खा रहे थे, हम कैसा पी रहे थे, बट दीज डिजीजेज आर अवेलेबल विद अस सिंस आवर चाइल्डहुड, सिंस आवर बर्थ। सिंपल सी एक डेफिनेशन याद रखें, सिंस बर्थ। वो सभी बीमारियां जो आपको पैदाइशी मिली हों, जो आपके साथ पैदाइशी चल रही हों, उनको आप कंजेनाइटल डिजीजेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। बिसाइड दैट, अक्वायर्ड डिजीजेस वो आप अक्वायर करते हैं इन लाइफ। इन लाइफ आप उन्हें अक्वायर करते हैं, जब आप जिंदगी जीने लगते हैं तब आपके साथ ये बीमारियां जुड़ती हैं। आपका लाइफस्टाइल, हमारा जिंदगी जीने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, ये सारी बातें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो कंजेनाइटल डिजीजेस में एक बड़ी कैटेगरी बन जाती है। फर्दर इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, इन कंजेनाइटल डिजीजेस को। और कंजेनाइटल डिजीजेस का जो पहला टाइप है स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटेड टू, आई मीन क्रोमोसोम्स स्पेसिफिकली। इनको हम सिंगल जीन म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं, एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तीन कैटेगरी इसके अंदर हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द अ सिंगल जीन म्यूटेशन, किसी एक जीन के अंदर होने वाली गड़बड़ी। अ सिंगल जीन म्यूटेशन, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। कंजेनाइटल डिजीज है, एक ही जीन में होने वाली गड़बड़ी है। एंड द सेकेंड वन, जिस कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है, उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल aberrations, different kind of the syndrome like uh, लिम्फेल्टस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स, ये इस टाइप के सिंड्रोम्स इस बीमारी के अंदर गिने जाते हैं। सिंगल जीन म्यूटेशन एक ही जीन में गड़बड़ी से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया एंड हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सिंगल जीन में गड़बड़ी से होने वाले डिसऑर्डर हैं। दैट्स व्हाई दे नोन एज सिंगल जीन म्यूटेशन। पूरे क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस होगा स्टूडेंट, तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस होंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, environmental factor, right? They can cause some genetic disorders, some congenital diseases. Like आपने बहुत सुने होंगे कि जैसे क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप, ये डिजीजेज इसी प्रकार की हैं। इसमें क्रोमोसोम में इंडक्शन होता है, इंड्यूस्ड होते हैं क्रोमोसोम चेंजेस के लिए, और उसके लिए जिम्मेदार चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसकी वजह से होने वाली बीमारियों को हम कंजेनाइटल डिजीजेस की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो तीन जो बेसिक मैंने आपको बताई है कंजेनाइटल के, वो तीन टाइप हैं। इसके बाद अक्वायर्ड डिजीज की अगर बात करेंगे तो अक्वायर्ड डिजीज को भी आप दो ग्रुप्स में बांट सकेंगे आसानी के साथ। द फर्स्ट कैटेगरी आर infectious or communicables. Communicable diseases. All right. This is very important. Communicable diseases. Right. Second one are the non-communicable. Non-communicable. मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीज हैं जो एक दूसरे से आसानी से लग सकती है, जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल हैं वो कन्फाइंड रहती हैं किसी एक पर्सन तक, दूसरे तक नहीं पहुंचती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। ये बीमारियां एक दूसरे से हमको नहीं लगती हैं। बट ऑल फॉर्म्स ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, these all kind of the infections are the communicable। ये आसानी से एक दूसरे में जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट, जब हम इन सारे टॉपिक्स की स्टडी करते हैं तो एक बात बहुत ही कॉमन देखी गई है, जो वर्ड्स आते हैं जिनसे काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक वर्ड है इन्फेक्शन। लेट मी इलेबोरेट इट, कि भाई इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट दो वर्ड है।
इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है? इन्फेक्शन एक्चुअली एंट्री और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में एंटर करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है और उसके बाद आपको किसी ना किसी टाइप के सिम्टम्स देते हुए डिजीज में इन्वॉल्व कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। मलेरिया का जो एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रोटोजोआ है, और वो जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, आफ्टर एंटरिंग इनसाइड आवर बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ ए वेक्टर, it will increase in the number and causes many symptoms. This is infection because एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। इन्फेस्टेशन में इसके अगेंस्ट में डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट होगा, एंड जनरली ऑर्थ्रोपोड के द्वारा होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी होगा और इन द क्लोथिंग होगा, राइट? जैसे कि सिर में जुओं का बढ़ जाना, ये एक इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह वो अंदर एंटर होकर सेलुलर लेवल पर कोई चेंज लाए बिना आपको बीमार डालते हैं। दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज द इन्फेस्टेशन। लाइक सिर में जुओं का पड़ जाना एक इन्फेस्टेशन है, या किसी के स्किन के अंदर किसी टाइप के स्कैबीज वगैरह के किसी फ्ली का हो जाना, फ्ली इन्फेक्शन, ये भी एक इन्फेस्टेशन है। इसको इन्फेक्शन नहीं कहेंगे बायोलॉजिकली। इन्फेक्शन होने के लिए जरूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल में अंदर एंटर हो, सेलुलर एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करे, वहां पर वो अपनी गिनती को बढ़ाए और उसके बाद हमें बीमार डाले, राइट? एंड द थर्ड वन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन बेसिकली एक वर्ड है जो हम डिजीज कॉजिंग एजेंट की प्रेजेंस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे खाने के अंदर, हमारे पानी के अंदर, हमारे किसी इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में, जैसे मिल्क हम पी रहे हैं, फूड हम ले रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जा सकता है इस मीडियम से और वहाँ पर मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे ये फूड कंटामिनेटेड है, ये पानी कंटामिनेटेड है। कंटामिनेशन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स बन चुकी है वो चीज़, अगर जो जो चीज़ हमें बीमार कर सकती है उसे कंटामिनेशन कहते हैं, राइट स्टूडेंट? सो आई होप आप लोगों को ये इतना डिस्कशन काफ़ी क्लियर हुआ होगा, और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम जो अगला इसका लेसन देने वाले हैं वो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ यू एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।